हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द वीडियो लेक्चर नंबर 2 ऑफ इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इस वीडियो लेक्चर में हम लोग देखने वाले हैं फीचर्स ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस, कि जब हम लोग इंडिपेंडेंट हुए तब हमारी एग्रीकल्चर के क्या-क्या फीचर्स थे। तो शुरू करते हैं। फर्स्ट पॉइंट इज लो लेवल ऑफ प्रोडक्शन। देखो, लो लेवल ऑफ प्रोडक्शन का मतलब है कि हमारे पास एरिया अंडर कल्टीवेशन तो बहुत ज्यादा था मगर लेवल ऑफ आउटपुट बहुत कम। दैट मींस हमारे पास खेत तो बहुत थे मगर उनसे मिलने वाले आउटपुट का जो लेवल था वो बहुत ज्यादा कम था। सेकंड पॉइंट इज हाई डिग्री ऑफ अनसर्टेनिटी। देखो, हाई डिग्री ऑफ अनसर्टेनिटी का मतलब है डिपेंडेंस ऑन रेनफॉल। हमारे इंडियन फार्मर्स रेनफॉल के ऊपर डिपेंड करते थे। अगर रेनफॉल अच्छी हो गई तो आउटपुट भी अच्छा होगा, अगर रेनफॉल बेकार हो गई तो आउटपुट भी बेकार होने वाला है। ब्रिटिश गवर्नमेंट की तरफ से परमानेंट मींस ऑफ इरिगेशन के लिए कोई भी स्टेप्स ड्यूरिंग देयर रूल नहीं लिए गए। पॉइंट नंबर 3 इज डोमिनेंस ऑफ सब्सिस्टेंस फार्मिंग। देखो, सब्सिस्टेंस फार्मिंग का मतलब होता है ऐसी फार्मिंग जहां पर सिर्फ इतना ही प्रोड्यूस करा जाता है जो कि उनकी फैमिली के लिए इनफ होता है। मार्केट में सेल करने के लिए सरप्लस बचता ही नहीं है। अब सरप्लस नहीं बचेगा तो उसे सेल करके आप कैश मार्केट से नहीं ले पाओगे। अब कैश नहीं होगा तो बाकी भी अपनी बेसिक नीड्स को पूरा ये लोग नहीं कर पाते थे। पॉइंट नंबर 4 इज स्मॉल एंड फ्रेगमेंटेड होल्डिंग। ये सबसे ज्यादा बेकार बात थी हमारे एग्रीकल्चर की, और जो ये बात है स्मॉल एंड फ्रेगमेंटेड होल्डिंग्स, ये हमें आज भी फेस करनी पड़ती है। देखो, खेत थे वो बहुत ज्यादा छोटे और फ्रेगमेंटेड थे। कोई एक मिस्टर एक्स, उसका खेत एक यहाँ पर, एक वहां पर, एक वहां पर है, तो वो अकेला उन सारे खेतों को मैनेज नहीं कर सकता इफेक्टिवली। साथ साथ फोर्स्ड कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। देखो, फोर्स्ड कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर का मतलब है फार्मर्स को फोर्स करा जाता था कमर्शियल फार्मिंग के लिए। उनको कन्वेंशनल फार्मिंग से व्हीट राइस को छोड़ करके इंडिगो वगैरह को उगाने के लिए फोर्स करा जाता था। बिकॉज ऑफ इंडिगो की नीड इंग्लैंड के अंदर ज्यादा थी टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए। तो इससे होता क्या था फार्मर्स के लिए, क्योंकि अब वो क्या कर रहे हैं, कमर्शियल क्रॉप्स उगा रहे हैं, सबसिस्टेंस क्रॉप्स लाइक व्हीट एंड राइस उन्हें मार्केट से परचेज करने पड़ते थे। और एडवर्स सिचुएशन में इनके पास इतने पैसे होते नहीं थे कि ये लोग उन चीजों को खरीद सके, और फेमाइन के टाइम इन्हें काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती थी। और जब बिग फेमाइन आते थे, जैसे कि बंगाल फेमाइन आया, तो उसमें मिलियंस ऑफ लोगों की डेथ हो जाया करती थी। नेक्स्ट वन इज लैंड रेवेन्यू सिस्टम अंडर ब्रिटिश राज। लैंड रेवेन्यू सिस्टम स्टार्ट करा गया ब्रिटिश रूल के अंडर। इस सिस्टम का नाम था जमींदारी सिस्टम। जमींदारी सिस्टम के अंदर क्या था, लेट्स सी। जमींदार के अंदर क्या था, जमींदार को परमानेंट ओनर डिक्लेयर कर दिया जाता था लैंड का। दैट मींस कोई बड़ा सा लैंड एरिया है किसी एरिया में, उस पूरे के पूरे एरिया की जो लैंड है उसका ओनर एक ही इंसान को, किसको, जमींदार को डिक्लेयर कर दिया जाता था। जमींदार को एक फिक्स सम देना पड़ता था गवर्नमेंट को एज ए रेंट। साथ साथ जमींदार बिल्कुल फ्री था कि वो कितना भी अमाउंट चार्ज कर दे फार्मर से। इससे होता क्या था, बिकॉज ऑफ फार्मर्स जो है वो तो सिर्फ काम कर रहे हैं जमींदार की लैंड पे, तो जमींदार करता क्या था, इसे फिक्स सम देना है गवर्नमेंट को और ये बिल्कुल फ्री है कितना भी अमाउंट चार्ज करने में, तो ये बहुत ज्यादा अमाउंट चार्ज करता था। फ्रीक्वेंट इंक्रीज करा जाता था रेंट में। इससे होता क्या था, जो फार्मर्स थे, जो टिलर्स थे ऑफ द सॉइल, वो रेंट पे करने में इनकैपेबल होते थे और अकॉर्डिंगली उन्हें उनके लैंड से बाहर निकाल दिया जाता था। अब देखिए नेक्स्ट, अब हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट द कंडीशन ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। देखो, बेसिकली जो कंडीशन ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस है उसे हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं। सबसे पहला है डिके ऑफ हैंडीक्राफ्ट एंड द सेकंड वन इज ब्लीक ग्रोथ ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्री। देखेंगे कि कैसे हैंडीक्राफ्ट का डिके हुआ, मतलब कि कैसे हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री बिल्कुल गायब हो गई, और दूसरा ब्लीक ग्रोथ की
कि कैसे ग्रोथ हो रही थी धीरे धीरे मॉडर्न इंडस्ट्री की, अच्छी थी या बेकार थी आपको एक पॉइंट समझने के बाद पता चल जाएगा। तो बेसिकली हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री को खत्म करने के लिए ब्रिटिशर्स ने कुछ स्टेप्स उठाए। उन स्टेप्स में से सबसे पहला जो स्टेप लिया गया वो था डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी। देखो बेसिकली डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी को लेकर आए ताकि इंडियन हैंडीक्राफ्ट्स बिल्कुल ही डिके हो जाए। तो क्या था इस पॉलिसी के अंदर वो जरा देखते हैं। सबसे पहला टैरिफ फ्री एक्सपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल। अगर हम लोग इंडिया से कुछ भी एक्सपोर्ट करते हैं टू एनी फॉरेन कंट्री रॉ मटेरियल, तो हमें किसी भी टाइप का कोई भी टैरिफ देने की जरूरत नहीं पड़ती थी। ऑन द अदर हैंड अगर हम लोग टैरिफ फ्री इंपोर्ट मिलता था फिनिश गुड्स पे, अगर हम लोग इंपोर्ट कर रहे हैं फिनिश गुड्स फ्रॉम एनी फॉरेन कंट्री तो किसी भी टाइप का कोई टैरिफ नहीं देना। ऑन द अदर हैंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली हैवी टैक्स ऑन एक्सपोर्ट ऑफ हैंडीक्राफ्ट्स। अगर हम लोग हैंडीक्राफ्ट्स का एक्सपोर्ट करते हैं तो बहुत ज्यादा टैक्स देना पड़ता था। इस टैक्स की वजह से यहां ज्यादा देना पड़ा या टैक्स है नहीं, तो लोगों ने रॉ मटेरियल को एक्सपोर्ट करना स्टार्ट कर दिया और हैंडीक्राफ्ट्स का एक्सपोर्ट बिल्कुल ही खत्म होने लगा। नेक्स्ट वन इज डिसअपीयरेंस ऑफ प्रिंसली कोर्ट्स। ब्रिटिशर्स के आने से पहले इंडिया में राजा महाराजा प्रिंस नवाब्स ये लोग रूल करा करते थे। ये लोग हैंडीक्राफ्ट्स को काफी ज्यादा पैट्रोनाइज करते थे बिकॉज ऑफ हैंडीक्राफ्ट्स एक शान होती है क्योंकि हैंडीक्राफ्ट जनरली महंगा मिलता है। मगर ब्रिटिशर्स के आने के बाद राजा महाराजाओं का रूल खत्म हो गया। जो लोग पैट्रोनाइज कर रहे थे, जो लोग प्रोटेक्ट कर रहे थे हैंडीक्राफ्ट्स को, जब वो ही नहीं रहे तो हैंडीक्राफ्ट्स को प्रोटेक्ट करने वाले भी खत्म हो गए। अकॉर्डिंगली हैंडीक्राफ्ट डिके होने लगा। नेक्स्ट पॉइंट इज कंपटीशन फ्रॉम मशीन मेड प्रोडक्ट। जैसा कि मैंने पिछले पॉइंट में बताया था कि हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट्स होते हैं महंगे, ऑन द अदर हैंड मशीन मेड प्रोडक्ट्स काफी चीप होते हैं। तो उस चीप और एक्सपेंसिव प्रोडक्ट का जो डिफरेंस था वो हैंडीक्राफ्ट्स बियर नहीं कर पाया क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन इंडिया के अंदर कैसी थी, पुअर थी। तो इससे हुआ क्या, वो लोग मशीन मेड प्रोडक्ट खरीदने लगे जिससे हैंडीक्राफ्ट की डोमेस्टिक मार्केट भी खत्म हो गई। नेक्स्ट पॉइंट इज न्यू पैटर्न ऑफ डिमांड। अब जो न्यू पॉपुलेशन थी, न्यू जनरेशन थी इंडिया की, वो वेस्टर्न कल्चर का अडॉप्ट करते थे। वो वेस्टर्न कल्चर की तरह दिखना चाहते थे, उन फॉरेनर्स की तरह। तो उन फॉरेनर्स की तरह दिखने के लिए वो इंडियन प्रोडक्ट्स को लाइक खादी को पहनना पसंद नहीं करते थे और फॉरेन गुड्स खरीदने लगे जिससे इंडियन हैंडीक्राफ्ट्स खत्म हो गया। नेक्स्ट वन इज इंट्रोडक्शन ऑफ रेलवे। 1853 के अंदर ब्रिटिशर्स ने रेलवे को स्टार्ट करा। पहला रेलवे स्टेशन बॉम्बे से थाने के बीच में डिस्टेंस था, बॉम्बे से ट्रेन चली थाने के लिए, कब 1853 के अंदर। देखो हुआ क्या, बेसिकली ब्रिटिशर्स ने रेलवे को इंट्रोड्यूस करा इंडिया में ताकि उनका कंट्रोल सारे में फैल जाए। रेलवे के आने से पहले जो ब्रिटिश के प्रोडक्ट्स थे वो मेजर सिटीज में या फिर कोस्टल एरियाज में बिका करते थे क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन के मींस हमारे पास नहीं थे। मगर ब्रिटिशर्स ने जैसे ही रेलवे को इंट्रोड्यूस करा, अब ब्रिटिश का कंट्रोल कुछ कोस्टल एरिया और मेन सिटी से बढ़ करके पूरे इंडिया में हो गया जिससे उनके प्रोडक्ट की डिमांड थ्रू आउट द इंडिया बढ़ी और हैंडीक्राफ्ट की डिमांड धीरे धीरे कम होने लगी। अभी हम लोग देखेंगे अबाउट ब्लीक ग्रोथ। ब्लीक ग्रोथ ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्री का मतलब है जो मॉडर्न इंडस्ट्री थी वो नॉमिनली ग्रोथ कर रही थी, मतलब कि ग्रोथ कर भी रही थी और नहीं भी, कहना मुश्किल है बिकॉज ऑफ बहुत स्लो ग्रोथ थी। तो क्या है इनके पॉइंट्स ध्यान से। सम प्राइवेट इंडस्ट्रीज वर एस्टैब्लिश्ड इन द वेक ऑफ वर्ल्ड वॉर 1 and 2 ड्यूरिंग द लेट ऑफ 19th सेंचुरी और इन द बिगिनिंग ऑफ 20th सेंचुरी। कुछ प्राइवेट इंडस्ट्रीज सेटअप की गई इंडस्ट्रियल जो प्रोडक्शन के लिए, मगर बेसिकली उन इंडस्ट्रीज को बनाने का मोटिव था वर्ल्ड वॉर 1 and 2 में मटेरियल की सप्लाई करना। आपको पता है वर्ल्ड वॉर 1 and 2 आ रहा था, उसके जो मटेरियल चाहिए था वो इन प्राइवेट इंडस्ट्रीज से बनाया जाता था। स्टेट पार्टिसिपेशन इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन वाज वेरी लिमिटेड। स्टेट का मतलब गवर्नमेंट, उस टाइम ब्रिटिश गवर्नमेंट थी। ब्रिटिश गवर्नमेंट प्रोडक्शन के फील्ड में बिल्कुल भी पार्टिसिपेट नहीं करती थी एक्सेप्ट फ्यू एरियाज लाइक रेलवे हो गया, लाइक पावर जनरेशन हो गया, सिर्फ वहीं पर वो अपना कंट्रीब्यूशन करते थे, बाकी को छोड़ रखा था उन्होंने, डेवलपमेंट बिल्कुल भी नहीं हो रहा था। साथ साथ देयर वर नो कैपिटल इंडस्ट्री वर्थ नेम।
ब्रिटिश रूल कोई भी कैपिटल गुड इंडस्ट्री इंडिया में कोई बहुत बड़े नाम वाली नहीं थी। कैपिटल गुड्स का मतलब होता है मशीन्स वगैरह हो गई जो फर्दर प्रोडक्शन में हेल्प करते हैं। जब फर्दर प्रोडक्शन के लिए भी मशीन ही प्रोड्यूस नहीं हो रही तो इंडस्ट्रियलाइजेशन कैसे होगा? इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए मशीनें चाहिए, और जो कि मशीनें हमारे यहाँ बन ही नहीं रही। मशीनों के लिए हमें डिपेंड करना पड़ता था फॉरेन कंट्रीज के ऊपर, और डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी क्या बोलती थी कि अगर आप फिनिश गुड्स बाहर से लेकर के आ रहे तो बेशक टैरिफ फ्री है, मगर तभी भी वो काफी ज्यादा एक्सपेंसिव हुआ करते थे। इस लेक्चर में सिर्फ इतना ही। थैंक यू।